नमस्ते। भारत को समझना मतलब एक बहुत बड़े महासागर को समझने जैसा है ना। लेकिन सोचिए क्या हो अगर हम कुछ खास आंकड़ों और कहानियों के सहारे इस महासागर की गहराई को नाप पाएं। आज हम यही करने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 1 अरब से ज्यादा लोगों की धड़कनें हैं। आप जानते हैं, कभी-कभी ना सबसे बड़े सच सबसे आसान से सवालों में ही छिपे होते हैं। जैसे इतना बड़ा देश एक साथ चलता कैसे है, इसकी कल्चरल नींव कितनी मजबूत है और दुनिया के मंच पर ये कहाँ खड़ा है। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पहले सवाल का जवाब वो छिपा है भारत की जीवन रेखाओं में, यानी वो जबरदस्त नेटवर्क जो 1 अरब से भी ज्यादा लोगों को और उनके सपनों को एक दूसरे से जोड़ता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 62.68 लाख किलोमीटर। ये है भारत का रोड नेटवर्क, दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक। इसे ऐसे समझिए कि इन सड़कों पर चलकर धरती के 150 से भी ज्यादा चक्कर लगाए जा सकते हैं। कमाल है ना। ये सिर्फ सड़कें नहीं है, ये तो देश की तरक्की की धमनियां हैं। और हाँ, ये नेटवर्क यहीं पर रुका नहीं है। भारतमाला परियोजना जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ ये लगातार और बड़ा होता जा रहा है। और इसका मकसद क्या है? देश के हर कोने को, मतलब बॉर्डर से लेकर बंदरगाहों तक, एक मॉडर्न हाईवे नेटवर्क से जोड़ना। ये नेटवर्क इतना डायनामिक है, इतना बदलता रहता है कि इसके नाम तक बदल जाते हैं। जैसे आज का जो फेमस नेशनल हाईवे 66 है ना, वो पहले NH17 के नाम से जाना जाता था। और ये चीज दिखाती है कि भारत का विकास कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। अच्छा, सड़कों से अब जरा आसमान की तरफ चलते हैं, क्योंकि भारत को जोड़ने का काम सिर्फ जमीन पर ही नहीं हो रहा। एक स्कीम है उड़ान। इसका मिशन तो इसके नाम में ही छिपा है, उड़े देश का आम नागरिक। मतलब इसका सीधा सा लक्ष्य है कि हवाई सफर हर आम भारतीय के लिए मुमकिन हो सके। तो जमीन हो गई, आसमान हो गया। अब बात करते हैं भारत की समुद्री ताकत की। पूरे देश में 13 बड़े मेजर पोर्ट्स हैं, और ये सिर्फ बंदरगाह नहीं है, ये तो दुनिया के लिए भारत के दरवाजे हैं। यहीं से तो देश का ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड होता है। अब इन 13 में से जो मुंबई पोर्ट है, वो अपने साइज और कैपेसिटी के हिसाब से सबसे बड़ा है, और सदियों से ये भारत की इकोनॉमिक कैपिटल का एक सिंबल भी रहा है। लेकिन जब बात आती है कंटेनरों के आने जाने की, तो उसके ठीक बगल वाला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सबसे बिजी प्लेयर बनकर सामने आता है। इससे पता चलता है कि भारत की जो समुद्री ताकत है, वो सिर्फ साइज में नहीं, स्पेशलाइजेशन में भी है। और इस लिस्ट में एक और हीरा है, विशाखापट्टनम पोर्ट। ये भारत का सबसे गहरा, सबसे डीप पोर्ट है। इसकी जो नेचुरल गहराई है ना, वो इसे आज के बड़े बड़े जहाज़ों के लिए बिल्कुल परफेक्ट बना देती है, और यही चीज़ इसे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एसेट बनाती है। तो ये सड़कें, ये बंदरगाह, ये सब तो समझ लीजिए देश का शरीर है। लेकिन किसी भी देश की आत्मा तो उसके इतिहास और उसकी संस्कृति में बसती है ना? तो चलिए अब उन पिलर्स पर नजर डालते हैं जिन पर भारत की नींव टिकी है। वंदे मातरम, ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये वो आवाज थी जो उस वक्त लाखों भारतीयों के दिलों में गूंजती थी। ये एक गाने से कहीं बढ़कर आजादी की लड़ाई का नारा बन गया था। सोचिए 1882 में जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा होगा, तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी लिखी ये लाइनें आज़ादी की लड़ाई का तराना बन जाएंगी और ब्रिटिश राज के खिलाफ लाखों लोगों को एक साथ लाकर खड़ा कर देंगी। किसी भी देश को बनाने के लिए उसे जानना और समझना बहुत जरूरी होता है। शायद इसी सोच के साथ 1881 में भारत की पहली साइंटिफिक जनगणना यानी सेंसस हुई। ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं थी, ये तो देश की नब्ज को समझने की पहली कोशिश थी। और ये सिलसिला तब से हर 10 साल में दोहराया जाता है। पर सवाल ये है कि इतनी बड़ी आबादी पर शासन चलाया कैसे जाए? इसका जवाब मिला जमीनी स्तर पर, एकदम ग्रासरूट लेवल पर। बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज का एक 3 टियर सिस्टम सुझाया, जिसमें सबसे पहले है ग्राम पंचायत यानी विलेज लेवल पर, फिर आती है पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर काम करती है, और सबसे ऊपर है जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसने शासन की ताकत को दिल्ली से निकालकर सीधा गांव तक पहुंचा दिया। अब गवर्नेंस के साथ साथ भारत की नींव में आर्ट और आर्किटेक्चर के भी जबरदस्त पिलर्स हैं। मिसाल के तौर पर तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर ही देख लीजिए।
राजा राजराजा चोल ने इसे बनवाया था और कमाल की बात यह है कि ये पूरा मंदिर ग्रेनाइट से बना है। ये आज भी इंजीनियरिंग और आस्था का एक ऐसा संगम है जिसका कोई जवाब नहीं। तो हमने भारत की अंदरूनी ताकत तो देख ली, लेकिन आज की दुनिया में कोई भी देश अकेला नहीं चल सकता। तो चलिए अब देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत कहाँ खड़ा है, ग्लोबल स्टेज पर इसकी क्या पहचान है। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो चावल का दबदबा है। ये वो फसल है जो भारत में सबसे ज्यादा एरिया में उगाई जाती है। ये एक मेन खरीफ फसल है, मतलब मॉनसून की फसल जो करोड़ों भारतीयों का पेट भरती है। वैसे जब हम भारत की बड़ी बड़ी नदियों जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। वो है नील नदी। करीब 6,500 किलोमीटर लंबी इस नदी ने जैसे इजिप्ट की सभ्यता को जन्म दिया था, ठीक वैसे ही भारत की नदियों ने यहाँ की संस्कृति को सींचा है। और भारत के सिर पर ताज की तरह जो हिमालय है वो हमेशा से इंसानी हिम्मत का इम्तिहान लेता आया है। और यही 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा और पूरी इंसानियत के लिए एक नई ऊंचाई हासिल की। तो हमने देखा कि कैसे सड़कों और बंदरगाहों से लेकर गीतों और मंदिरों तक हर एक आंकड़ा, हर एक फैक्ट भारत की एक कहानी सुनाता है। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये एक बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स देश की धड़कन है। और ये सब देखकर मन में एक ही सवाल आता है कि जब हमारा अतीत इतना शानदार है और हमारा आज इतना डायनामिक, तो भविष्य की कहानी लिखने के लिए भारत अगला कौन सा नया आंकड़ा गढ़ेगा।